किसी का सपना होता है कि एक बार बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए बाबा अमरनाथ जाएं। तो बता दें कि बहुत किसी लोगों का यात्रा का प्लान तो बनता है, लेकिन किसी की रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाती है, किसी को दिक्कत आता है अकेले जाने का। तो चलिए मेरे इस वीडियो के में अंत तक हम आपको बताते हैं कि आप सोलो कैसे कर सकते हैं, आप पहले जत्था के साथ कैसे जा सकते हैं और सोलो यात्रा में अकेले आप कैसे कहाँ रुक सकते हैं और कोई दिक्कत का भी सामना नहीं करना पड़ेगा आपको। पहलगाम में भी आप किस तरह से आराम से अकेले भी यात्रा कर सकते हैं। बहुत लोगों का दिक्कत का सामना यही रहता है, पहला क्वेश्चन यही रहता है कि हम यात्रा अकेले कैसे कर सके। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे कि आप अगर अकेले हैं तो आप सोलो यात्रा भी कर सकते हैं और लेडीज भी हैं तो आप अकेले भी बाबा बर्फानी की दर्शन करने जा सकते हैं, जिसके लिए आपको सबसे पहले जाना पड़ता है यात्री निवास यानी भगवती नगर बेस कैंप। जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप में आप पहुंच जाइए। वहां पे सबसे पहले अगर आपकी परमिट कंप्लीट है, RFID कंप्लीट है, तो आप भगवती नगर बेस कैंप में आ जाइए। वहां से आप अपना RFID कार्ड दिखा के यहाँ पे या तो आपकी परमिट कंप्लीट है तो यहाँ पे आपको RFID कार्ड बन जाएगा, यहाँ चेकिंग करवा लीजिए और उसके बाद आप अंदर चले जाइए। अंदर जाके सबसे पहले आप अपना टिकट ले लीजिएगा, जो कि आपको पहलगाम के लिए एक साइड में मिल जाता है, पहलगाम वालों के लिए एक तरफ का रहता है, जिसका किराया आपको जो मैं स्क्रीन पे दिख रहा है वो किराया आपको देखने को मिलेगा। मतलब ऑलमोस्ट पहलगाम का पड़ जाता है 487 के रुपये के करीब में। और यहीं पर देखिए सब गद्दे बिछा के आराम से यहाँ पर टेंट लगे रहते हैं, आप बैठ जाते हैं। ठीक इसके बैक साइड में आपको बालटाल रूट का मिल जाता है, आप बालटाल रूट का भी आपको यहीं पे मिल जाएगा और यहाँ से आप अपनी टिकट ले लीजिएगा, बस की टिकट। उसके बाद सीधा आप चले जाइए 50 रुपये का टोकन कटा के। इस तरह के हॉल मिल जाते हैं जो कि AC रहते हैं और AC रहते हैं, कंफर्टेबल भी रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर इस तरह से गद्दे बिछा के सभी लोग विश्राम करते हैं। आपको बता दें ये पूरे समूह में रहता है, आप आराम से यहाँ पे विश्राम कर सकते हैं, कोई चीज़ का दिक्कत का सामना नहीं होता है। सारी लेडीज़ भी रहती हैं यहाँ पर, सारे जेंट्स भी रहते हैं, कोई चीज़ का दिक्कत का सामना नहीं होता है। आपको बता दें इस तरह के आपको गद्दे मिल जाते हैं जो कि आपको 100 रुपये में मिल जाते हैं। उसके बाद जब आप जाने लगेंगे तो रिटर्न इस गद्दे को करना पड़ता है और पैसा आपको रिफंड हो जाता है। मतलब इस तरह का सिक्योरिटी है। अगर आपके पास एक्स्ट्रा लगेज है, अगर आपके पास ज़्यादा लगेज है तो आप यहाँ पे क्लॉक रूम है, क्लॉक रूम में अपनी सामान को रख सकते हैं, जो कि आपको 30 रुपया पर डे के हिसाब से यहाँ पर लगता है। यहीं पे आप अपने गद्दे भी लेते हैं और यहीं पर आपको क्लॉक रूम का में सामान रखने की व्यवस्था भी मिल जाती है, क्योंकि एक्स्ट्रा लगेज आप लेके जाने से दिक्कत होती है आपको यात्रा करने में। तो आप यहाँ पहलगाम में यहाँ पे आप रख सकते हैं। सुबह अर्ली मॉर्निंग आपको सबसे पहले यात्रा को छोड़ा जाता है, जो कि आपको सुबह अर्ली मॉर्निंग कितने बजे 1 बजे के बाद से आपको सभी को निकाला जाता है यात्री मतलब वहाँ यात्री निवास से, और सभी को कहा जाता है कि आप अपने अपने बसों में जाके बैठ जाएँ। सबकी टिकट लगी रहती है और उसके बाद सुबह बाबा के गूंज होती हैं, नारे होते हैं और उसके बाद पहला जत्था वहाँ से रवाना हो जाता है। आपको बता दें कि सबसे पहले होता है कि आप 1 बजे के बाद से आपको हल्ला करने लगते हैं और सभी को निकालने की व्यवस्था हो जाती है। उसके बाद बस में बैठा के इस तरह से सभी को यात्रा के लिए निकाल दिया जाता है। जम्मू से जत्था रवाना हो जाती है, पूरा सिक्योरिटी के साथ में रवाना होती है। आपको बता दें कहीं पे रोकी नहीं जाती है यात्रा को, आपके आगे आगे कन्वॉय चलती है, पीछे पीछे आपकी गाड़ी चलेगी, कहीं रोका नहीं जाता है। पहला स्टॉपेज आता है 8:30 बजे के करीब में, 8:30-9 बजे के करीब में। वहाँ पे लंगर की व्यवस्था रहती है और आपको 10 मिनट का स्टॉपेज दिया जाता है। फिर वहाँ पे आप आराम से लंगर ग्रहण कर सकते हैं। फिर दूसरी स्टॉपेज जो आती है आपको करीब 12:30-1 बजे के करीब में आती है, जो कि आपको लंगर की व्यवस्था मिल जाती है, जो कि काफ़ी बड़ा लंगर लगता है यहाँ पे। मैं यहाँ पे नाम नहीं बताना चाहूँगी और यहाँ पे काफ़ी लंबा लंगर रहता है और व्यवस्था बहुत ही अच्छी रहती है। उसके बाद आपकी गाड़ी प्रवेश करती है पहलगाम में, पूरे सिक्योरिटी के तौर से चलती है एकदम ये यात्रा। आपको बता दें कि कहीं दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता। उसके बाद आप पहुंच जाते हैं नुनवा बेस कैंप में। वहां पे आप जाइए फ्रेश होइए। यहाँ पे देखिए इस तरह का वहाँ भी चेकिंग करा के इस तरह का आपको मिल जाता है। वॉशरूम की फैसिलिटीज़ हो जाती है, जो लेडीज़ की भी रहती है और जेंट्स की अलग रहती है। यहाँ पे देखिएगा बहुत ही क्लीन रहता है। आप आराम से यहाँ पर अपनी मतलब फ्रेश हो सकते हैं। सुबह अर्ली मॉर्निंग भी फ्रेश हो सकते हैं। गर्म पानी भी आपको 100 रुपया बाल्टी के हिसाब से मिल जाता है। आप आराम से यहाँ पे
जाइए, वॉशरूम की अलग रहती है और नहाने की अलग रहती है, मतलब पूरे तरह से व्यवस्था रहती है, जेंट्स का अलग, लेडीज़ का अलग रहता है। और उसके बाद यहीं पे फ्रेश व्रेश होके आप शाम में वहाँ से आप साइट सीन के लिए निकल सकते हैं, जो कि आपको नुनवा बेस कैंप से बाहर में पड़ता है। हाँ, ध्यान रखिएगा, अपना RFID कार्ड हमेशा अपने पास रखें। ये देखिए, यहाँ से आपको ठीक सामने दिखता है, जो कि सुबह अर्ली मॉर्निंग हमें यहीं से यात्रा के लिए निकलना पड़ता है, जो कि आपको साइड में रहता है। वो सुबह अर्ली मॉर्निंग आपको 3 बजे यहाँ से यात्रा को छोड़ा जाता है। आप बेस कैंप से बाहर निकल के यहाँ पे साइट सीन भी कर सकते हैं, जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पे पहलगाम का जो मेन पोस्टर, मतलब एक सेल्फी पॉइंट बना रहता है। यहाँ पे श्रद्धालु काफ़ी यहाँ पे विश्राम भी करते हैं, मतलब ठंडी ठंडी हवा का आनंद लेते हैं नदी के किनारे और फोटो भी कराते हैं। आपको बता दें, कई लोग यहाँ बेस कैंप में नहीं रुकते, आगे होटल वगैरह है उसमें भी रुकते हैं। और उसके बाद सुबह अर्ली मॉर्निंग यहाँ पे या तो वहीं से टैक्सी करके सीधा पहुँच जाते हैं चंदनबाड़ी आपको। लेकिन आपको बता दें, अगर आप सोलो हैं चाहे अकेले हैं, तो सबसे पहले आपको बता दें कि बेस कैंप ही आना आपके लिए सही रहता है। उसके बाद आप अंदर में चले जाइए और बेस कैंप के अंदर में, और वहाँ पे लंगर प्रसाद ग्रहण करिए। और सुबह अर्ली मॉर्निंग 3 बजे के करीब में वहाँ से जत्था को छोड़ा जाता है, यानी लाइन लगा के इसी तरह से जत्था को निकाला जाता है चंदनबाड़ी के लिए। आप लाइन लग जाइएगा सुबह अर्ली मॉर्निंग, और ये वहाँ गूंजती है, इतनी बाबा के जयकारे गूंजते हैं। और बाहर निकल के इस तरह के टैक्सी मिल जाते हैं, जो कि पिछले बार 200 रुपया लगा था, इस बार 300 के कुछ रेट बढ़ा दिए गए हैं, जो आपको 300 रुपया कुछ पड़ेगा, आपको चंदनबाड़ी छोड़ दिया जाएगा। ये बेस कैंप के अंदर से बाहर निकालने का एक रास्ता है, जहाँ से आपको छोड़ा जाता है चंदनबाड़ी के लिए। बता दें, यहाँ पे पूरी तरह से सिक्योरिटी रहती है। आप कोई भी टैक्सी में बैठ के जाइए, सभी श्रद्धालु को लेके जाया जाता है। ये देख रहे हैं किस तरह से आर्मी के पूरे तरह से जवान, CRPF के जवान पूरे तरह से सिक्योरिटी में लगे रहते हैं। ध्यान से रहिएगा, जहाँ पे आप सभी लोग एक साथ ही इस तरह से मतलब टैक्सी में बैठ जाते हैं। मैं अकेले ही सोलो ड्राइव करती हूँ कंटिन्यू, 4 साल से मैं बाबा बर्फानी के दर्शन कर रही हूँ, आज तक कोई दिक्कत का सामना नहीं हुआ है। आप आराम से यहाँ पे टैक्सी में बैठ जाते हैं और उसके बाद सीधा आपको वो छोड़ देते हैं चंदनबाड़ी बेस कैंप में। आप आराम से देखिए, ये रास्ता में देख रहे हैं कि सभी जगह कोई भी गाड़ी नहीं देखने को मिलेगी। सिर्फ ये जो गाड़ी देखिए नंबर प्लेट वाली लगी रहती है, वो सिर्फ आपको यात्रा निवास पे जाती है, जो कि आपको वहाँ पे पहलगाम के जो मेन बेस कैंप है वहीं से सभी टैक्सियों का यहाँ इनका परमिट बना रहता है, वो यात्री को लेने के लिए ही जाते हैं। अलग से कोई गाड़ियाँ यहाँ बीच में प्रवेश नहीं करती है जब तक कि जत्था नहीं निकल जाती है। यात्रा में पूरी तरह से सिक्योरिटी बनी रहती है, तो आप सुरक्षित रूप से यात्रा कर सकते हैं। आपको कोई चीज़ का डर नहीं होगा। अगर आप यात्रा करने के लिए सच्चे मन से बाबा के दरबार जा रहे हैं, अकेले ही आप दरबार दर्शन करने जा सकते हैं। तो पहले पहुंच जाते हैं हम यहाँ पे चंदनबाड़ी बेस कैंप में। यहाँ पर आप अपनी लाठी अगर लेना है तो लाठी ले लीजिए। उसके बाद यहाँ पे भी लाइन लगती है। आपको बता दें, आपको यहाँ भी चेकिंग पॉइंट है, यहाँ लंबा लाइन लगे रहता है। तो आप कोशिश करिए जितना सुबह जल्दी जाइएगा उतनी जल्दी आप यात्रा के लिए आगे की ओर जा सकते हैं। और आपको बता दें कि चंदनबाड़ी बेस कैंप में आपका RFID कार्ड चेक होता है। जिस दिन की परमिट है उसी दिन आपको यात्रा करने के लिए दिया जाता है। अगर आपकी तारीख 3 तारीख की है और आपकी परमिट 4 तारीख को, तो आपको 3 तारीख को जाने नहीं दिया जाता है। हम थोड़े से रिक्वेस्ट करने से बाद में आपको लेट से छोड़े जाएंगे, लेकिन जाने देते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल के बाद। लेकिन जिस दिन भीड़ रही, क्राउड रहता है, तो जाने नहीं देते हैं। आपको बता दें, पहला दिन तो खास करके आपको नहीं जाने दिया जाता है। यहाँ पे पूरी सिक्योरिटी टाइट रहती है और यहाँ पर भी लेडीज़ का अलग, जेंट्स का अलग। यहाँ भी ध्यान रखिएगा, आप अपने साथ हमेशा RFID कार्ड अपने साथ ही रखा कीजिएगा, गले में डाले रखिएगा, क्योंकि हर पॉइंट पे हर जगह चेकिंग होती है आपकी RFID कार्ड। यात्रा में ये चीज़ सबसे पहले ध्यानपूर्वक अपने साथ रखिएगा। तो यहाँ लंबी चेकिंग होती है। कभी कभी इस चेकिंग पॉइंट पे 2 घंटे लग जाते हैं, कभी 3 घंटे लग जाते हैं, कभी जल्दी हो जाती है। जैसी भीड़ रहती है उसी हिसाब से आपको ये चेकिंग पॉइंट रहता है। निकलिएगा चेकिंग पॉइंट से तो यहाँ पे आपको बहुत सारे घोड़े वाले मिलेंगे, घोड़े खच्चर वाले। तो ध्यानपूर्वक अगर आपको घोड़े खर्चे करना है तो आप यहाँ के चेकिंग पॉइंट के पास यहाँ घोड़े खर्चे का पॉइंट है, वहाँ से जाके आप अपना कार्ड बनवा लीजिएगा और उसके बाद आगे यात्रा करिएगा। सबसे पहले आपको मिल जाता है लंगर, जो कि यहाँ पर जैसे यात्रा स्टार्ट करिएगा यहाँ पे बहुत सारे लंगर देखने को आपको मिल जाते हैं। लंगर में हल्का सा प्रसाद बिना ग्रहण किए ना निकलिएगा, क्योंकि आपको यात्रा लंबी करनी है। तो हल्का कुछ खा के तब अपने आगे की ओर यात्रा के निकलिएगा। सबसे पहले आपको आता है यात्रा के दौरान पीसी टॉप की चढ़ाई, जो कि अभी नए बन चुकी है। तो याद रखिएगा, इस साइड में
और ये नई रास्ता आपको पिस्सू टॉप की बनी है, जो कि आपको नई यात्रा है। चलिए हम दिखाते हैं कि किस तरह से ये नई यात्रा, नई ट्रैक बनी है आपको पिस्सू टॉप की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि पिस्सू टॉप आपको पड़ जाती है 2 किलोमीटर, जोजिला आपको पड़ जाता है 6 किलोमीटर, शेषनाग 11 किलोमीटर और पंचतरनी 25 किलोमीटर और होली कैंप आपको 31 किलोमीटर है। तो अभी हमने पिस्सू टॉप को क्रॉस कर लिया है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हम इस यात्रा में आप कोशिश करिए धीरे धीरे अपनी यात्रा को कंप्लीट करने के लिए। आप जितना धीरे धीरे स्टेप लीजिएगा उतनी अच्छी आपकी सांस नहीं चढ़ेगी। यहाँ ध्यान रखिएगा, आपको धीरे धीरे स्टेप लेना है और सांस मतलब मुंह को बंद करके चलना है। ये देखिए चढ़ाई तो थोड़ी सी कठिन है, लेकिन आप जल्दी से अपनी इस यात्रा को कंप्लीट कर लेंगे। पहला पिस्सू टॉप जो चढ़ाई आता है और इसको आप जल्दी से ज़्यादा 1 घंटे में 2 घंटे में आप क्रॉस कर जाइएगा। ये देखिए पिस्सू टॉप की मेरी चढ़ाई आपको 2 घंटे के अंदर में ही कंप्लीट हो गई थी हमारी अमरनाथ यात्रा में। तो कोशिश करिएगा धीरे धीरे करने के लिए यात्रा को। यहाँ पे ध्यानपूर्वक रहिएगा। यात्रा के दौरान खास करके आप क्या कीजिएगा, स्कार्फ बांध के चलिए, क्योंकि डस्ट इतनी उड़ रही है कि आपके नाक में भी जाएगी और मुंह में भी जाएगी, जिससे प्रॉब्लम आपको होगी। तो कोशिश करिए कि एक सूती कपड़ा रहे, चाहे आप टॉवेल ही क्यों ना हो, लेकिन बांधिए ज़रूर, क्योंकि इससे ना डस्ट नहीं उड़ेगी, आपके सीधे नाक में नहीं लगेगी। यात्रा करते करते आप जोजिला पहुंचिएगा। जोजिला में भी आपको लंगर की व्यवस्था मिल जाती है, आप लंगर ग्रहण कर सकते हैं। हाँ, लेकिन कोशिश करिए कि हल्का ही लंगर ग्रहण करिए और पानी पीते हुए अपने आगे की ओर यात्रा करिए। क्योंकि चढ़ाई देखिए आपको थोड़ी कठिनदायक रहती है, लेकिन धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए आप अपने आगे की ओर यात्रा कर सकते हैं। हाँ, ध्यान में एक बात रखिएगा, अगर आप शेषनाग 1:30 बजे से पहले क्रॉस कर से आते हैं तो आप आगे की और यात्रा कर सकते हैं। अगर आप शेषनाग क्रॉस नहीं कर पाते हैं 1:30 बजे से पहले, तो आपको शेषनाग के बेस कैंप में रुकना पड़ेगा। आपको मेरी राय है, अगर आप यात्रा करने में सक्षम हैं तो आप शेषनाग क्रॉस कर जाइएगा और धीरे धीरे करके आप अपनी यात्रा को कंप्लीट कर सकते हैं। और उसके बाद सीधा आप पोसपत्री के जो लंगर में है ना, वहाँ आराम से पहुँच जाइएगा और वहाँ जाके आराम करिएगा। आपको बता दें कि अगर आप पहली बार यात्रा कर रहे हैं तो मैं सलाह दूंगी आप शेषनाग में रुक जाइए, नहीं तो आपको दिक्कत का थोड़ा सामना करना ही पड़ेगा, क्योंकि शेषनाग से आगे की जो चढ़ाई होती है ना, वो बहुत कठिनदायक है, थोड़ी खड़ी चढ़ाई है। जो कि आपको एमजी टॉप, गणेश टॉप की जो चढ़ाई है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, मतलब वहाँ पे सांसें ज़्यादा फूलती है। आपको यात्रा करते समय इस तरह के झरने वगैरह साइड सीन काफ़ी सुंदर सुंदर दृश्य देखने को पहलगाम रूट में मिल जाते हैं। तो ध्यान कीजिएगा, अगर पहली बार यात्रा कर रहे हैं तो यहाँ आप शेषनाग के बेस कैंप में रुक जाइएगा। अगर पहली बार नहीं कर रहे हैं, आगे अगर आप सक्षम हैं यात्रा करने में, तो आप शेषनाग क्रॉस कर जाइएगा, जिससे आपकी यात्रा की कुछ समय रह जाती है और आप आराम से बाबा के दरबार के दर्शन दूसरे दिन ही कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये शेषनाग का दृश्य है। चलिए हम आपको शेषनाग के बेस कैंप का पूरा दृश्य दिखाते हैं। आपको बता दें, इस तरह के टेंट शेषनाग में मिल जाते हैं। शेषनाग का टेंट का जो रेट होता है, आपको बता दें कि टेंट का यहाँ पे रेट फिक्स रहता है, जो कि आपको एक सरकारी रेट रहता है, जो कि 600 रुपया पड़ जाता है। लेकिन इस बार सुनने में आ रहा है कि टेंट में की जगह कुछ अलग व्यवस्था की गई है। वो तो यात्रा पे जाने के बाद पता चलेगा कि इस बार किस तरह की व्यवस्था देखने को शेषनाग में मिल रही है। तो कुछ इस तरह के टेंट आपको पहले से शेषनाग में देखने को मिलते हैं। हाँ, ये एक बात बता दूँ कि शेषनाग में टेम्परेचर काफ़ी डाउन रहता है, तो यहाँ पे ठंड के कपड़े पूरे तरह से पहने रहिएगा। हवाएं काफ़ी ठंडे चलती है, तो यहाँ पे कोशिश नहीं करिएगा कि आप कान के मतलब ना ढके और किसी तरह से मतलब यहाँ पे विश्राम करने के लिए आराम से जाइए और टेंट में तुरंत से विश्राम कीजिए और शाम में लंगर का आनंद उठाइए। तो यहाँ ध्यान रखिएगा। और ठंड के कपड़े भी यहाँ मिल जाते हैं। अगर आपके पास ठंड के कपड़े ना हो तो यहाँ पे ठंड के कुछ सामान भी मिल जाते हैं, आप आराम से यहाँ पे ले सकते हैं। आपको बता दें, यहाँ भी काफ़ी भंडारा लंबे में लगे रहता है, तो यहाँ पे आपको जो नीड की ज़रूरत है, जो ज़रूरत की सामानें हैं, वो आपको यहाँ मिल जाती है शेषनाग बेस कैंप में। तो चलिए अब आगे की ओर हम बताते हैं कि शेषनाग बेस कैंप में आपको सुबह कितने बजे छोड़ा जाता है। सबसे पहला पॉइंट है
सुबह अर्ली मॉर्निंग 5 बजे आपको शेषनाग के बेस कैंप से छोड़ा जाता है। आपको इसी तरह से लंबी कतारें लाइनें लगती है और उसके बाद आपके चेकिंग पॉइंट होती है। चेकिंग यहाँ भी होती है आपको शेषनाग में। पहले तो आपको इन भी करते हैं तभी भी चेकिंग होती है। आउट जब शेषनाग से आप निकलते हैं वहाँ भी आपको पूरी तरह से चेकिंग देखने को मिल जाती है। तो कुछ इस तरह से लेडीज और जेंट्स के लाइन लगते हैं और उसके बाद सभी श्रद्धालुओं को निकाल दिया जाता है शेषनाग से। शेषनाग से आगे की ओर आप यात्रा करते हैं तो कुछ ऐसा एमजी टॉप और गणेश टॉप की चढ़ाई में कभी बर्फ देखने को मिल जाते हैं। पिछले साल आपको बर्फ देखने को मिले थे और उसके आगे और लास्ट ईयर 2025 में यहाँ पे कोई बर्फ देखने को नहीं मिला था। देखिए एमजी टॉप और जो गणेश टॉप की जो चढ़ाई है ना, तो इसी रास्ते से ना घोड़े भी जाते हैं और इसी रास्ते पे आपको पैदल भी चलना पड़ता है। यहाँ पे कीचड़ भी बहुत देखने को मिलेंगे, धूल भी, डस्ट भी, और बहुत यहाँ पे थोड़ी सी यात्रा कठिन हो जाती है आपको यात्रा के दौरान, क्योंकि यहाँ की जो रास्ते हैं ना थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। उसके बाद आप पहुँच जाते हैं पोसपत्री। आप अगर पोसपत्री भंडारा अगर शेषनाग पहुँच जाते हैं तो यहाँ पे आपको लंगर के साथ साथ रुकने की व्यवस्था यानी टेंट की व्यवस्था जो आपको मिलती है ना वो फ्री की मिल जाती है। यहाँ पे आप आराम से रुक भी सकते हैं और खा भी सकते हैं, मतलब फ्री के लंगर भी। तो आपको बता दें यहाँ पे कोई पैसा आपको नहीं लगता है, जीरो इन्वेस्टमेंट रहती है। तो यहाँ का सबसे बड़ा भंडारा आपको पोसपत्री में देखने को मिलता है। आप यहाँ पे पोसपत्री में अपना लंगर ग्रहण कर सकते हैं, यहाँ पे रेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जितनी भी व्यवस्था मिलती है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। आपको बता दें यहीं पर आपको अगर दिक्कत है मतलब कुछ सांसें दिक्कत हो रही है तो यहाँ पे डॉक्टर की सेवा भी आपको फ्री मिलती है, फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है। तो कुछ अमरनाथ यात्रा में इस तरह का दृश्य आपको देखने को मिल जाता है और ये पूरा लंगर की व्यवस्था मतलब पूरे 5 स्टार के जैसा देखने आपको पोसपत्री का लंगर देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे लंगर प्रसाद ग्रहण करिए, उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट करिए, उसके बाद और अपने आगे की ओर यात्रा कर सकते हैं। लेकिन हाँ ध्यान रखिएगा, पोसपत्री में अगर आप शेषनाग क्रॉस करने के बाद दूसरे दिन करते हैं तो आप आगे की ओर यात्रा कर सकते हैं, लेकिन शेष दूसरे दिन अगर करते हैं तो 5 बजे के बाद पोसपत्री से आगे जाने नहीं दिया जाता है। तो कोशिश करिए कि अगर आप शेषनाग 2:30 बजे से पहले अगर नहीं कर पाए हैं तो आप वहीं पर शेषनाग में रुक जाइए। अगर आप क्रॉस कर जाते हैं मतलब शेषनाग क्रॉस कर लेते हैं तो आप यहाँ पोसपत्री में ही रुकने की व्यवस्था करिए, क्योंकि यहाँ पर रुकने की व्यवस्था में ना आपको कोई कॉस्ट ऑफ नहीं लगता है, फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे आप रुक जाते हैं। ये पूरी तरह से आप लंगर का व्यवस्था देख रहे हैं, जो कि आपको देख रहे हैं कि किस तरह खूबसूरत सा लंगर आपको देखने को मिल जाता है। पोसपत्री से आगे की ओर आप यात्रा करते हैं ना तो पूरा ढलकाव रास्ता रहता है। आप बता दें कि वहाँ से मिनिमम हमको लगता है कि आप 3 से 4 घंटे के अंदर में पोसपत्री से मतलब आप जो पोसपत्री का जो विशाल भंडारा है वहाँ से आप पंचतरणी 2 घंटे में पहुँच जाइएगा और वहाँ से 2 घंटे में बाबा के दरबार दर्शन करने पहुँच जाइएगा। पंचतरणी में भी आपको इस तरह की व्यवस्था मिल जाती है, मतलब पंचतरणी दूसरा बेस कैंप पड़ता है आपको। पंचतरणी में भी यहाँ पर चेकिंग होती है। आपको बता दें कि यहाँ भी पूरी तरह से सिक्योरिटी टाइट रहती है। पंचतरणी वही मतलब स्थल है जहाँ पे ना आपको हेलीकॉप्टर सेवा सभी यहाँ पे रुकती थी, जो कि इस बार हेलीकॉप्टर सेवा इस बार भी नहीं चल रही है। तो यहाँ पंचतरणी में सभी को रुकने की व्यवस्था इस तरह से मिल जाती है। यहाँ भी टेंट रहते हैं। आपको बता दें यहाँ का टेंट का रेट 700 रुपया पड़ता है एक दिन का। अगर आप शेषनाग से दूसरे दिन अगर आप पंचतरणी की यात्रा करते हैं तो आप पंचतरणी में ही रुक जाइए, क्योंकि आपको वहाँ से शेषनाग से पंचतरणी का रास्ता काफ़ी लंबा पड़ जाता है और थोड़ा हैट्रिक भी पड़ जाता है। अब पंचतरणी से जो संगम पंचतरणी से जो पड़ता है संगम पड़ता है, जो कि आपको बहुत ही खड़ी चढ़ाई रहती है। आपको बता दें यहाँ घोड़े, पिट्ठू, पालकी वाले लोग भी जाते हैं। आप ये जो देख रहे हैं ये देखिए, यहाँ से ये जो यात्रा जाती है और ठीक नीचे बालटाल वाले भी मिलते हैं। तो ये दोनों एक जगह मिल जाते हैं, जो कि संगम को क्रॉस करने के बाद ये रास्ता पड़ता है। पोसपत्री से सबसे पहले यहाँ से गुफा का जो आपको दृश्य दिखता है बहुत ही खूबसूरत देखने को मिल जाता है और यहाँ से लगता है कि आपको सब मुश्किलें ख़त्म हो गई है और बाबा का एक बार दीदार होने से मन प्रसन्न हो जाता है। फिर हम गुफा की ओर जाते हैं। गुफा की ओर जाने के लिए आपको वहाँ से लंबी यात्रा करनी पड़ती है, कम से कम 1 से किलोमीटर चढ़नी पड़ती है, जो कि खड़ी चढ़ाई है। अगर आप पैदल में सक्षम नहीं है तो वहीं से आप अपनी कर लीजिए, पिट्ठू कर लीजिए, जो कि आपको बाबा के दरबार दर्शन करने ले जाती है। और ठीक सामने बाबा का दर्शन होता है, बाबा की शिवलिंग का आप दर्शन करते हैं। यहीं पर आपको मिल जाती है लॉकर की व्यवस्था।
यहीं पे आपको अमरावती नदी भी मिलेगी, आप वहाँ पे स्नान कर सकते हैं और उसके बाद दर्शन करने जा सकते हैं। भीड़ आपको काफ़ी आपको वहाँ पे मिलेगी गुफा के पास, यहीं पे सभी सामान को रख के आपको ऊपर जाना पड़ता है। तो कुछ इस तरह का गुफा के पास में आपको दृश्य देखने को मिल जाता है और देखते हैं कि आप किस तरह से देखिए यहाँ पे हमेशा क्राउड देखने को मिलती है। जब आप यात्रा करके पहुँचते हैं ना तो काफ़ी भीड़ यहाँ पे देखने को मिल जाती है। काफ़ी लोग श्रद्धालु दर्शन करके तुरंत यहीं से बालटाल के लिए रिटर्न होते हैं। लॉकर में सामान रख सकते हैं और यहाँ सामान रख के ठीक ऐसे निकलेगा तो इस साइड में आपको स्नान करने के लिए आगे में है, तो आप यहाँ पे आगे में स्नान भी कर सकते हैं और यहाँ पे आराम से अपने सामानों को रख के ऊपर की ओर जा सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे आपको भंडारा वाले लगे हुए हैं, बहुत सारे भंडारा हैं यहाँ पे। यहाँ है क्लॉक नंबर 4, यहाँ सामान रखा जाता है। दर्शन करके आपको सीधा उसी दिन नीचे उतर जाना पड़ता है, या तो आप पंचतरणी चले जाइए या आप सीधा बालटाल के रास्ते नीचे की ओर चलिए। ठीक सामने आपको माँ काली का दर्शन होता है। ये बालटाल के रूट में ही आपको देखने को मिलता है। बता दें आपको गुफा के पास कोई रुकने की व्यवस्था आपको नहीं मिलती है। ठीक सामने जो दिख रहा है आपको ये झरना देखने को मिलती है बालटाल रूट में, और यहाँ पे इतनी धूल उड़ती है कि आपके पूरे शरीर में धूल, आँख मुँह में इतने धूल पड़ जाते हैं। तो इसलिए बालटाल मार्ग में जाइए तो पहलगाम से ज़्यादा आपको बालटाल रूट में ना आपको डस्ट देखने को मिलता है। यात्रा समाप्त करते हैं उसके बाद यहाँ से आपको पैदल जाना पड़ता है थोड़ा सा आगे, और वहाँ से आपको गाड़ी की व्यवस्था मिल जाती है। उसके बाद यहाँ पे देखिए लंगर वाले लोगों का व्यवस्था रहता है, आपको यहाँ से ऑटो वाली आगे की ओर ले जाते हैं और वहीं पे रोक देते हैं। वहाँ से आप अपने कोई भी टेंट लीजिए दोमेल गेट के पास में